गुप्त जी की रचनाएं, अनुदित, मौलिक, हर प्रकार की रचनाएं गुप्त जी ने की है। गद्य में इतना ज्यादा नहीं लिखा, न के बराबर है। ज्यादातर इनकी रचनाएं जो है पद्य की है। साकेत और यशोधरा नाम से महाकाव्य लिखे, इनका समय इत्यादि आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और खंड काव्य में काफी बड़ी संख्या है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने 21 खंड काव्यों की रचना की है, और कुछ लोग कहते हैं इन्होंने 19 खंड काव्य लिखे हैं। नहीं पढ़ना इस कंफ्यूजन में, क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा है। 19 और 21 का कोई अंतर इन्होंने जो है आलोचकों ने नहीं रखा है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे होते हैं उन्हीं लोगों के बीच एक तरीके का विवाद है। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्ध्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, पक्त संहार, शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदास और भूमि भाग, ये सभी उनके खंड काव्य हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। ये इनके मौलिक नाटक है। कुछ अनुदित नाटक भी और साथ ही साथ कुछ ऐसे नाटक भी है जिनमें छायाभास लिया गया है। मतलब कि वो नाटक संस्कृत परंपरा के या फिर दूसरी परंपरा के नाटकों से प्रेरित जरूर है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं है। रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, वैतालिक, शक्ति, सैरेंद्री, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू और चंद्रहास। हिंदू को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाटक है। और हिडिंबा को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी जो है स्त्री विषयक चेतना से युक्त नाटक है। हिडिंबा की स्थिति को और उसके चरित्र को यहाँ पर एक तरीके से रेखांकित करने की कोशिश की गई है। कुछ रचनाओं के जो रचना काल है वो जरूर याद रखिएगा। टाइम ज्यादा खराब होगा इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा यहाँ पर, लेकिन आप कहो तो मैं उसको लिख करके भी भेज दूंगा। कुछ फुटकर रचनाएं हैं, केसों की कथा, स्वर्ग सहोदर, और ये दोनों रचनाएं बाद में मंगल घट में संयुक्त रूप से प्रकाशित हुई है। ठीक है, मंगल घट में दोनों को ही शामिल किया गया है, पहले ये पृथक पृथक थी। तो यह याद रखिएगा, मंगल घट में क्या है, इन दोनों की कविताएं ही है जो फुटकर रूप से रचनाएं थी। इनकी फुटकर कविताओं का एक और संग्रह प्रकाशित हुआ है, वो है उच्छ्वास। इनके पत्रों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसको पत्रावली शीर्षक दिया गया। बहुत सारे साहित्यकारों के पत्र या डायरी इत्यादि प्रकाशित हुए। उन सभी रचनाकारों के पत्र और डायरी को जरूर याद रखिएगा। डायरी पे इन दिनों बहुत ज्यादा फोकस है। बहुत सारे प्रश्न जो है डायरी से पूछे जाते हैं। कौन से साहित्यकार की डायरी का नाम क्या है, आप ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन के आता है, देखा गया है इन दिनों एग्जाम्स में। उच्छ्वास इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। केसों की कथा, स्वर्ग सहोदर, ये दोनों फुटकर रचनाएं हैं इनकी, और बाद में इन दोनों की कविताओं को सम्मिलित किया गया मंगल घट में। और स्वतंत्र कविताएं जो थी, जो कभी किसी पत्रिका में कभी किसी पत्रिका में छपी है, और कुछ ऐसी रचनाएं भी है जो ब्रज भाषा में थी, लेकिन बाद में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखी उनको, और उसको प्रकाशित किया उच्छ्वास नाम के काव्य संग्रह में। पत्रों का संग्रह इनका पत्रावली है। ध्यान रखिए। जो रंगे फंगे है तो जो रंगे फंगे का जो आपने रंगे फंग उसमें देखा है, तो वो नाटक है या फिर काव्य संग्रह है? हिडिंबा जैसे रंग में भंग, रंग में रंग में भंग इसमें सर आपने नाटक में लिखा हुआ है, और वैसे आपने बताया काव्य संग्रह है उनका। काव्य संग्रह है ना, इसको निकालना यहाँ से, इसमें डाल देना, वो काव्य संग्रह है, पहला काव्य संग्रह वो इनका। बाई मिस्टेक यहाँ लिख दिया है। सर
जो 1909 में प्रकाशित हुआ था। हाँ हेलो हाँ मैम। सर, नाटक नाटक और प्रहसन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? एक दिन पहले इस पे बात हुई थी लंबी चौड़ी। प्रहसन का मतलब है व्यंग्यात्मक तरीके से, है ना, पूरी तरीके से वहां पर व्यंग्य हावी रहेगा। और नाटक में सभी रसों का समाहार होता है। प्रहसन में हास्य रस जो है वो महत्वपूर्ण होता है, उसी को केंद्र में रख करके उसकी रचना की जाती है, तो वो प्रहसन है। क्लियर? यस सर। और इस पे एक विस्तृत, एक लंबा चौड़ा 10-15 मिनट की डिबेट हुई थी क्लास के दौरान। वो आपको किसी पुराने वीडियो में मिल जाएगा। मुझे भारतेंदु भारतेंदु काल के आसपास का कोई वीडियो है, भारतेंदु काल की विशेषताएं, या भारतेंदु का जो जीवन परिचय जिसमें है, उसमें आपको पूरा 10-15 मिनट का इस पे पूरा डिटेलिंग डिस्कस अच्छा सर, एक है। बात बताइए। हम्म, सर एक बार आप बता दीजिए फिर। सर हम्म, पद्म विभूषण और पद्म भूषण सर कब कब मिला था सर, जरा दिखाइए। वापिस हम्म। 53 में इनको मिला पद्म विभूषण, ओके सर। और चौपन अब में 54 में पद्म भूषण। सर हम ये कहना चाहते हैं, हम्म, सर पद्म विभूषण सर सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न के बाद। हम्म। अगर सर 1953 में इनको पद्म विभूषण मिल गया तो 1954 में इनको छोटा पुरस्कार दिया गया पद्म विभूषण। रुको, 1954 है ना? हाँ, 1954 में इनको पद्म भूषण दिया। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर किसी को बड़ा पुरस्कार दिया गया तो हाँ, बाद में उसको छोटा पुरस्कार नहीं दिया जाता। देख लीजिएगा सर, वैसे मुझे लगता है विभूषण बड़ा है कि भूषण बड़ा है? विभूषण बड़ा है सर। पक्का? हाँ, 100% सर। चलो इसको चेक कर लेंगे ना, चेक कर ओके सर। लेंगे। चेक कर लेंगे इसको एक बार। आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से सही है। फिर देखते हैं। अनुदित रचनाएं, इन्होंने बंगाली से जो अनुवाद किए हैं वो मधुप नाम से किए हैं, ये भी ध्यान रखना। और बंगाली की ज्यादातर वो रचनाएं जो माइकल मधुसूदन के, उनका ही अनुवाद इन्होंने किया है। और किस नाम से किया है? मधुप नाम से किया। सभी में मधुप नाम नहीं इस्तेमाल किया है, सिर्फ बंगाली वाली रचनाओं में जो माइकल मधुसूदन की रचनाएं हैं उसके लिए उन्होंने मधुप नाम इस्तेमाल किया है। तो बहुत सारे नाम हैं इनके अलग अलग। पहले बाल्यकाल में जब ये रचनाएं लिखा करते थे तब अलग नाम, उसके बाद ब्रजभाषा की रचनाओं के लिए अलग नाम, उसके बाद खड़ी बोली के लिए उनका अपना नाम है ही। और अनुवाद के क्षेत्र में जब वो माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद करते हैं तब वो मधुप नाम इस्तेमाल करते हैं। संस्कृत की वासवदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक, ये जो भास भास की रचनाएं हैं इनका अनुवाद किया। हर्षवर्धन की रचना का रत्नावली नाम से अनुवाद किया। बंगाली में माइकल मधुसूदन की दो रचनाएं मेघनाथ वध और विरहिणी वज्रांगना के नाम से उनकी अनुदित कृतियां तैयार की इन्होंने। नवीन चंद्र सेन की बंगाली की ही रचना को इन्होंने ट्रांसलेट किया प्लासी का युद्ध नाम से। ये अनुदित रचना है। और एक और रचना है कृत संहार, इसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। फारसी की उमर खयाम की रुबाइयों का इन्होंने अनुवाद किया, रुबाइयत उमर खयाम के नाम से। रुबाइयाँ एक छंद होता है फारसी का, और उसमें उमर खयाम को एक तरीके से जो है सिद्धि प्राप्त थी। ये कहिए कि उमर खयाम जो है रुबाइयों को बहुत तगड़े तरीके से लिखते थे। रुबाइयत नाम से, रुबाइयत उमर खयाम, इस नाम से उन्होंने उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया फारसी से। ये इनका अनुवाद कार्य है। ध्यान ये रखना, मधुप नाम से सिर्फ माइकल मधुसूदन की रचनाओं का बंगाली भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है, सबके लिए मधुप नाम नहीं लगाना आपको। संस्कृत, बंगाली और फारसी तीनों भाषाओं से इन्होंने अनुवाद कार्य किया। नाटक, पहले जो आपको नाटक बताए गए थे
उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नाटक है जो लगते हैं अनुवाद जैसे, लेकिन विशेष रूप से वो अनुवाद की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि अनुवाद में क्या होता है, आपको भाव वही रखना होता है, हर एक पंक्ति का भाव वही होना चाहिए, तब वो अनुदित रचना मानी जाती। इन्होंने प्रेरणा ग्रहण की उससे, भास के लिखे नाटकों को आधार बनाया और मौलिक नाटक लिखे। मतलब ये कह सकते हैं कि प्लॉट एक तरीके से भास की रचनाओं से लिया है और उसके बाद में इन्होंने खुद पूरी तरीके से उस रचना का सृजन किया है। मौलिक नाटक है, लेकिन भास की रचनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। क्लियर? सर हाँ सर आपने बताया कि जो रंग में भंग था वो इनका प्रथम काव्य संग्रह था। हाँ, काव्य संग्रह और कविताओं का संग्रह एक ही अर्थ है ना? एक ही है। हाँ, तो फिर आपने वो कविताओं का संग्रह बताया था उच्छ्वास, ये अलग अलग है क्या? वो रचनाएं जो इधर उधर प्रकाशित हो चुकी थी, उनका एक संकलन तैयार किया उच्छ्वास में। जो मतलब प्रकाश अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। देखिए, दो तरीके से रचना संग्रह जो है वो सामने आता है। जैसे मैं अभी ये मान लो रचनाएं लिखता हूँ और वो कभी किसी पत्रिका में, कभी किसी पत्र में प्रकाशित होती है। उसके बाद मैं उनको संकलित करता हूँ और एक किताब में छापता हूँ। एक तो ये इस प्रकार का काव्य संग्रह होता है। एक इस प्रकार का काव्य संग्रह होता है कि मैं उन रचनाओं को लिखता जाऊं, जब अच्छी खासी मात्रा में वो रचना इकट्ठी हो जाए तो मैं उसको सीधा किताब की शक्ल में प्रकाशित करता हूँ। रंग में भंग इस टाइप की किताब थी। ठीक है। और उच्छ्वास में अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में जो छप चुकी रचनाएं थी उनको संकलित किया एक तरीके से। छप चुकी रचनाओं का जो संकलन है वो उच्छ्वास है, और रंग में भंग की जो रचनाएं हैं वो पहली दफा प्रकाशित हुई थी उनके नाम से। ठीक, धन्यवाद। महाकवि भास के कुछ नाटक जो अनुवादित हुए थे भारतीय भाषाओं में अलग अलग में, संस्कृत के इतर, उन रचनाओं का प्रभाव गुप्त जी पर पड़ा और उन्होंने कुछ मौलिक नाटकों की रचना की। ये नाटक है अनघ, जिस पर स्वप्नवास वदत का प्रभाव दिखाई देता है। प्रभाव का मतलब घटनाक्रम इत्यादि चीजें जो है वो वहां की है, बाकी सब कुछ जो है उनका मौलिक है। दूसरा है चरणदास, जो इनका भास का नाटक है, अनुवादित हो चुका है, ध्यान रखना, ये भारतीय भाषाओं में अनुवादित हो चुका है प्रतिमा नाम से। उसके बाद इसका अनुवाद किया है, इस पर आधारित एक रचना लिखी है जो कि मौलिक रचना है, वो है चरणदास। अभिषेक जो भास का अनुदित नाटक है, उसको ध्यान में रखते हुए तिलोत्तमा नाम का एक मौलिक नाटक गुप्त जी ने लिखा। आविमारक अनुदित रचना है, भास के नाटक का अनुवाद है, और इसको लिखा है एक नए शीर्षक के साथ, निष्क्रिय प्रतिरोध। सब कुछ मौलिक है, बस प्रभाव वहां से है, और वो प्रभाव इन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है कि इस नाटक का प्रभाव यहां से आता है। ध्यान रखना, ये सभी मौलिक रचनाएं ही है, बस ये प्रभावित होकर के लिखी गई है, और ये सारे के सारे भास के अनुदित नाटकों के प्रभाव है जो इनकी इन मौलिक रचनाओं पे दिखते हैं। अनुवाद नहीं है ये ध्यान रखना। ये सारी की सारी रचनाएं अनुदित रचनाएं हैं जो अलग अलग रचनाकारों ने अनुदित की है। मतलब सर भांस के नाटकों को पहले किसी और ने अनुवाद और किया, फिर उसी को देख के फिर मधुसूदन गुप्त ने किया। करेक्ट। और ये भी ध्यान रखना, मैथिली शरण गुप्त ने अनुवाद नहीं किया है। इन रचनाओं का प्रभाव इन पे दिखाई देता, किसी में भाषा शैली का प्रभाव है, किसी में छंद योजना का प्रभाव है ना, किसी में प्लॉट का प्रभाव आ जाता है, किसी में चरित्रांकन का प्रभाव है। और वो प्रभाव इन्होंने हर एक रचनाकार जो है एक्सेप्ट करता है कि मेरे अंदर ये जो है आ, इस प्रकार की रचना लिखने के लिए पीछे जो कारण रहे वो ये कारण रहे हैं। ये सभी भास के अनुदित नाटकों के प्रभाव स्वरूप रचनाएं जो है वो लिखी गई, मौलिक है, लेकिन इन पे प्रभाव है भास की रचनाओं का। फिर सर हम्म सर एक बार पीछे का स्लाइड मतलब अनुदित वाला एक बार दिखाएंगे? ये सर इसमें तो संस्कृत से जो अनुवाद किया हुआ है
हाँ, ये तो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है, किसका? जो स्वप्नवास दत्ता प्रतिमा और अभिषेक हैं। हम्म। तो इस अच्छा, इसी को भास की रचना का। हाँ हाँ। हाँ, तो ये अनुवाद इन्होंने किए हैं, और अनुदित जो रचनाएं हैं उसके प्रभाव से दूसरे नाटक लिखे हैं। तो सर पहले उन्होंने अनुवाद किया। और ये भी ध्यान रखना, भास की स्वप्नवास वदता का अनुवाद सिर्फ इन्होंने नहीं किया, असंख्य ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने, किसी ने काव्य के रूप में किया है, किसी ने जो है नाटक के रूप में किया है, बहुत सारे रचनाकारों ने तो सर इन्होंने अनुवाद भी किया और फिर अनुवाद बाद भी। में उस पर देखिए, भास की हाँ तीन रचनाएं जो है, प्रतिमा, स्वप्नवासवदत्ता और अविमारक, इसका अनुवाद भी किया है। और अच्छा इसके रचना विधान का प्रभाव, क्योंकि ये नाटक है, इसके रचना विधान के प्रभाव से प्रभावित होकर के इन्होंने कुछ मौलिक नाटक भी लिखे हैं, जिनके बारे में हमने बात की अभी। ओके सर, थैंक अब ये ध्यान रखना कि कथा वस्तु नहीं उठाइए यहाँ से, अगर कथा वस्तु उठाते तो वो अनुवाद गिने जाते। ये अनुवाद है, और ये इनके मौलिक नाटक है जो इस नाम से प्रकाशित हुए। अनुवाद जो किए उन्होंने इस नाम से, ठीक है, ये भास के नाटकों के ये अनुवाद है, ये अनुवाद इस नाम से हैं। बाद में इसके प्रभाव के कारण इन्होंने ये नाटक लिखे। स्वप्नवास वदत्त के प्रभाव के कारण अनग नाटक लिखा, प्रतिमा के प्रभाव से उन्होंने चरणदास लिखा, अभिषेक के प्रभाव से उन्होंने तिलोत्तमा लिखा, आविमारक के प्रभाव के कारण उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध लिखा। और ये भी ध्यान रखना कि इस नाम से जरूर इन्होंने लिखे हैं, ये अनुवाद किए हैं, लेकिन भास के इन नाटकों के अनुवाद अनेक लोगों ने किए हैं। किसी ने काव्य के रूप में लिखा, अनुवाद किया है, किसी ने नाटक के रूप में अनुवाद किया है। क्लियर? जी सर। इनकी कविता पर जो प्रभाव दिखाई देता है वो दो अलग अलग दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण वो है जो भारतेंदु काल से ग्रहण करते हैं, और दूसरा दृष्टिकोण वो है जो गांधी जी के विचारों के बाद इनके अंदर, इनकी कविता के अंदर उतरता है। दो स्पष्ट रूप से अलग अलग दृष्टिकोण है इनके काव्य पर। उनका शुरुआती जो दृष्टिकोण है वो उनका लोक संग्रही दृष्टिकोण है, मतलब एक तरीके से ये कहा जाए, लोक संस्कृति का संरक्षण, लोक संस्कृति को संग्रहित करके आगे की सभ्यता संस्कृति तक पहुंचाने का काम जो है वो ये करना चाहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। लेकिन फिर जब राष्ट्रीय आंदोलन इतना मुखर हो जाता है, या राष्ट्रीय आंदोलन की छाया साहित्य में देखी जा रही थी और साहित्य की छाया राष्ट्रीय आंदोलन में देखी जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कविता ही वो चीज है जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कर सकती है, उसको एक दिशा दे सकती है, उसको एक अच्छी दशा तक पहुंचा सकती है। तो इनकी कविताओं में भी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना जो है वो दिखाई देती है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बनते हैं महात्मा गांधी। उनका काव्य एक तरफ तो वैष्णव भावना से परिपोषित होता है। वैष्णव भावना का मतलब क्या है? पराई पीढ़ी को समझने वाला। हर वो चरित्र जो पीड़ा में है, हर वो चरित्र जो जूझ रहा है परिस्थितियों से, अपने जीवन से, उसके साथ में खड़े हुए दिखाई देते। और दूसरी तरफ जब भारतेंदु काल के उत्तरार्ध काल के कवियों में एक तरीके से राष्ट्रीय जागरण की भावना आती है, राष्ट्रीय सुधार की भावना आती है द्विवेदी युग के प्रारंभिक चरण में, और अभी जिस समय गुप्त जी लिख रहे हैं उस समय में सभी कवि मुख्यतया राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, राष्ट्रीय जागरण की बात करते हैं, स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा देने की और एक उच्च स्तर देने की कोशिश अपने साहित्य के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका दूसरा रूप दिखाई देता है। ये उनका पहला रूप है और ये उनका दूसरा रूप है। ये कब तक है? भारत भारती रचना तक, यानी कि मान के चलिए भारत भारती रचना का प्रकाशन होता है, तब तक उनके अंदर वैष्णव भावना, लोक संग्रही भावना जो है वो स्थान बनाए हुए थी।
लेकिन उसके बाद उनके भीतर राष्ट्रीयता की भावना आती है और वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष तौर से जुड़ते हैं। कविता भी उनकी जो है राष्ट्रीय चेतना को एक तरीके से जागृत करने वाली बन जाती है। तो दो अलग अलग प्रभाव इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कविता में 3-4 तरीके से जो है 3-4 अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित होकर के रचनाएं लिखी है। जैसे सुमित्रानंदन पंत को ले लीजिए। पंत की काव्य धाराएं 3-4 तरीके से चलती है, जिन पे हम आगे चल करके बात करेंगे जब हम पंत को पढ़ेंगे। पहली वो भावनाएं हैं जिसमें वो लोक संग्रही स्वभाव को प्रस्तुत करते हैं। लोक संग्रही स्वभाव का क्या है अर्थ? परंपरागत चीजें, परंपरागत संस्कार, हमारी रुचियां, हमारी संस्कृति जो वर्षों से चली आ रही है, जो मूल्य, जो सिद्धांत हमने अपने पुरखों से प्राप्त किए हैं, उन संस्कारों को, उन मूल्यों को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का काम जो है कवि महत्वपूर्ण मानता है। जिसमें एक वेदना है ना दूसरे लोगों के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, और एक चेतना है कि अपने आसपास झांक कर देखिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पतित मानते हैं, जिनको दलित मानते हैं, जिनको निम्न मानते हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने में ही मानवता है। एक तरीके से उनका मानवतावादी दृष्टिकोण जो है उनकी प्रारंभिक रचनाओं में दिखता है। दूसरी तरफ जब वो राष्ट्रीय चेतना की काव्यधारा से प्रभावित होते हैं, राष्ट्रीय जागरण की काव्यधारा से प्रभावित होते हैं, तो उनकी कविता के स्वर बदल जाते हैं। अब वो स्वाधीनता संग्राम का जय घोष लगाने वाले कवि बन जाते हैं और इसी वजह से शायद वो राष्ट्र कवि जैसी छवि को प्राप्त करते हैं। और ये भी ध्यान रखना, उनकी जो राष्ट्रीय चेतना है वो नैतिकता से युक्त है। येन केन प्रकरण स्वाधीनता संग्राम पर विजय प्राप्त करना या स्वाधीनता संग्राम में अपनी जीत दर्ज करना, इसको वो गवारा नहीं मानते। और अपने कई चरित्रों के माध्यम से, यहां तक कि लक्ष्मण जैसे चरित्र के माध्यम से जो इतने उग्र स्वभाव का है, उसके मुख से ये बात कहलवाते हैं कि नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, मुझे अपना वो ही नैतिक चरित्र रखना है, मुझे अपने वही मूल्य, वही सिद्धांत रखने हैं जो मुझे परंपरागत तरीके से प्राप्त हुए हैं। उन परंपरागत तरीकों से ही मैं जो है ये राष्ट्रीय चेतना की बात करता हूं या इस स्वाधीनता संग्राम में विजय की कामना करता। तो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनकी जड़ें संस्कृति से जुड़ी हुई है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का वृक्ष खड़ा है। बाद में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श बनते हैं। तब जब वो पहली प्रवृत्ति को छोड़ते हैं या पहली प्रवृत्ति को कम ध्यान में रखते हैं और राष्ट्रीय जागरण की, राष्ट्रीय सुधार की, स्वाधीनता संग्राम की प्रवृत्ति को अपने चरित्र में उतारते हैं। महात्मा गांधी से जब वो मिलते हैं तो उनके राजनीतिक जीवन से प्रभावित होते हैं और उनका प्रभाव भी, यानी कि गांधीवादी दृष्टिकोण भी उनकी कविताओं में बाद में देखा जाता है। पहले उनके भीतर गरम दल के विचार आते हैं इन लोगों की वजह से। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के नाम से जो विख्यात थे, जिनकी विचारधारा गरम दल की विचारधारा थी, इन लोगों की वजह से इनके अंदर क्रांतिकारिता की भावना या क्रांतिकारिता जो है वो जन्म लेती है। उसके बाद ये गांधी जी से मिलते हैं। 1931 के बाद इनकी विचारधारा थोड़ी सी बदलती है वही राष्ट्रीय चेतना की विचारधारा है, लेकिन उसमें नैतिकता आती है, उसमें एक ठहराव आता है, उसमें एक मैच्योरिटी दिखाई देने लगती है जो गांधी जी के व्यक्तित्व में होती है। बाद में वो गांधी जी की विचारधारा से भी प्रभावित होते हैं। अनग से पूर्व की उनकी रचनाओं में विशेष करके जयद्रथ वध और भारत भारती में क्रांतिकारी स्वर दिखाई देता है और ये क्रांतिकारी गरम दल का क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी तो वो अंत तक बने रहते, लेकिन भारत भारती, जयद्रथ वध का जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व है वो गरम दल से प्रेरित व्यक्तित्व है। अनग के बाद की रचनाएं जो है उसमें जो क्रांतिकारी दिखाई देता है वो राष्ट्रीय नैतिक चेतना से युक्त है। वो अहिंसा के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता, वो हिंसा के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता। हर चीज वो अहिंसा के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, हर चीज वो गांधीवादी मूल्यों से प्राप्त करना चाहता है।
एक तरीके से प्राप्त करना चाहते। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे इत्यादि के संपर्क में आने के कारण उनके जीवन में गांधीवाद जो है वो स्थान बनाता है। वो हर चीज के सुधारवादी पक्ष, व्यवहारिक सुधार के पक्ष में है। और व्यवहारिक सुधार का अर्थ क्या है? उसमें नैतिकता भी होनी चाहिए। मार पीट कर कुछ भी प्राप्त करें तो इसका मतलब तो उसके जैसा सामने वाले के जैसा बनकर के आप कुछ प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप वही बन चुके हैं जो नहीं मानते थे या नहीं अच्छा मानते थे। यानी कि अंग्रेजों की तरह का बनकर के कपटी या एक तरीके से कहें तो हिंसात्मक बनकर के आपने जो चीज प्राप्त करती है उसका आधार जब हिंसा बन गया है तो फिर आप में और उसमें फर्क क्या रहा? ये विचारधारा जो है वो बाद में दिखाई देती है। अनग और अनग की रचनाओं के बाद जो रचनाएं उनकी आती है उनमें ये विचारधारा यानी कि गांधीवादी